हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा का ये लूसेंट का हम लोग का चल रहा है। ये 3 आज पार्ट होगा, इसका रिवीजन चल रहा है। तो जितना ये 3 नंबर हम स्टार्ट चैप्टर वाइज चैप्टर लूसेंट को ख़त्म कर रहे हैं कम समय में। तो जैसे बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है, तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। 1 नंबर का आप रिवीजन कर लीजिएगा अगर नाम समझ में आए तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सही स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोतों अधिक प्रामाणिक होते हैं, ये बात सही है। उसके बाद 3 नंबर देखिएगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद होगा। आपका 4 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण को नहीं माना जाता है। बाकी श्रुति अंग संहिता ब्राह्मण उपनिषद को माना जाता है। इससे रिलेटेड करके आप याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण को। 5 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि उस ग्रंथ में है वो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? तो महाभारत ऐसा करता है, आपको इसका याद रखिएगा। 6 नंबर त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो सिखों का है। आपका 6 नंबर त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है सिखों का। आपका 7 नंबर जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का है, जातक बौद्ध का है। 8 नंबर देखिएगा, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। यहाँ पे 9 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र आपका बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपको अगर साफ ना दिखाई जाए तो क्वालिटी 3 से थी, आपका 720 कर लीजिएगा HD में। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। उसके बाद कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो पंतजलि है। 13 नंबर, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो पंतजलि है। उसके बाद 14 नंबर देखिएगा कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र था। उसके बाद 15 नंबर, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो बिलहन है। आपका विक्राम चरित के रचनाकार कौन है? तो आपका बिलहन है, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद 17 नंबर, चंद्रबदई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासु है। चंद्रबदई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासु है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर देख लीजिएगा। 18 नंबर, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? तो यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, कट गया है, दिखा रहे हैं। हेरोडोटस होगा आपका। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था। बाकी निरियाकर्स, एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस था। उसके बाद 19 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो फाहान मेगास्थनीज को मारिएगा, फर्स्ट किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपका मेगास्थनीज को मारिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। आपका 20 नंबर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। हमको लगता है एक बार देखने से आपको याद भी नहीं होगा, इसको रिवीजन कीजिएगा। 5 नंबर 10 मिनट से हम ज़्यादा का नहीं बनाते हैं, क्योंकि दिमाग पर भी चढ़ना चाहिए। 20 मिनट 1 घंटा पढ़ा देने से नहीं होगा। कम ही हम जल्द आपको रिवीजन करा देंगे। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो स्ट्रोबो ने किया था। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो स्ट्रोबो ने किया था। 21 नंबर का, प्लिनी की पुस्तक का नाम है तो नेचुरल हिस्टोरिया है। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिया है। उसके बाद 23 नंबर, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी?
तो इसमें आपका अज्ञातनामा यूनानी लेखक होगा आपका डी नंबर। पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियन सी की रचना किसने की थी? तो अज्ञातनामा यूनानी के लेखक था। उसके बाद फाहन कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। फाहन जो था वो चीन का था। उसके बाद 25 नंबर, फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त टू आया था, ये भी याद रखिएगा। फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त टू। उसके बाद 26 नंबर देखिएगा कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन तानसांग आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन तानसांग आया था। उसके बाद यहाँ 27 नंबर देखिएगा, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल को कहा था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल को किया था। उसके बाद 28 नंबर देखिएगा, अल-बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के था। अल-बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी का था। उसके बाद 29 नंबर देखिएगा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। उसके बाद यहाँ 30 नंबर देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के आया था। दक्षिण अफ्रीका के यात्री था इब्न बतूता, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसके बाद फारस के सुल्तान मिर्ज़ा आपका 31 नंबर, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 से 44 ईसा पूर्व ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय टू के किया था, ये भी याद रखिएगा। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक 1443 से 44 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय टू की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी याद रखना है कि 1861 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपको याद रखना है, 1861 में इसका हुआ था। उसके बाद 33 नंबर देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी याद रखिएगा। हड़प्पा से रिलेटेड दयाराम साहनी को याद रखिएगा। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। एक एक पेज को हम एक ही वीडियो में कवर करें। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। तो ये 3 नंबर कंप्लीट हुआ।